आज का जो क्लास है वो ऑडिट एमसीक्यूज के बारे में है। तो देखें 462। ए पर्सन कैन नॉट बी एन ऑडिटर, यानी इसका मतलब क्या है? ए पर्सन कैन नॉट बिकम एन ऑडिटर इफ ही वाज एन ऑफिसर ऑफ द कंपनी ड्यूरिंग लास्ट। यानी एक ऑफिसर, एक आदमी किसी कंपनी का ऑडिटर ऑडिटर नहीं बन सकता जब वो कंपनी का एम्प्लॉय हो लास्ट कितने सालों में, यानी लास्ट 2 इयर्स, लास्ट 3 इयर्स, 4 ईयर या 5 ईयर। तो जब लास्ट 3 इयर्स में कोई एम्प्लॉय हो किसी कंपनी में और अब वो किसी यानी इसी कंपनी का वो ऑडिटर नहीं बन सकता। कोई एम्प्लॉय है फॉर एग्जांपल, यानी 2020 में वो रिटायर हुआ है। अब 2022 में कंपनी की ऑडिट की जाती है, तो 2022 और 20 के दरमियान 2 साल गुजर गए हैं। तो ये जो एम्प्लॉय है जो 2020 में रिटायर हुआ है, ये इस कंपनी का ऑडिटर नहीं कर सकता, क्योंकि 3 साल लाजमी है कि जब 3 साल गुजर जाते हैं फिर वो ऑडिटर कर सकते हैं। 3 साल के दौरान या 3 साल से पहले वो ऑडिटर नहीं कर सकता, इसका ये मतलब है। 463। ए पर्सन कैन नॉट बी एन ऑडिटर इफ ही इज, कोई शख्स, कोई एम्प्लॉइज ऑडिटर नहीं बन सकता अगर वो हो इंडेटेड टू द कंपनी, यानी कंपनी को कर्जा दिया हो, कंपनी को कर्जा दिया हो या कंपनी का मकरूज हो। तो ये मतलब है। स्पाउस ऑफ द डायरेक्टर, जो डायरेक्टर होते हैं कंपनी में उसके जो स्पाउसिस है यानी जो वाइफ है, तो वो यानी कंपनी का मकरूज है या कंपनी को कर्जा दिया है ये, या डायरेक्टर का जो वाइफ है ये सारे यानी ये भी और ये भी ये कंपनी के ऑडिटर वो ये नहीं बन सकते। तो सी बोथ, तो दोनों, चाहे वो डायरेक्टर का स्पाउस हो, बीवी हो या मकरूज हो कंपनी का, यानी दोनों हालतों में कोई भी ऑडिटर नहीं बन सकता। 464। आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ कंपनी, जब कंपनी बन जाती है, द डायरेक्टर में अपॉइंट फर्स्ट ऑडिटर विद इन। जब कंपनी बन जाती है तो डायरेक्टर यानी ये एक ऑडिटर की अपॉइंटमेंट करेंगे डायरेक्टर। तो ये कितने दिनों में करेंगे, यानी जब कंपनी की फॉर्मेशन की जाती है तो इनकॉर्पोरेशन से लेकर यानी अभी तक वो कितने दिनों में ऑडिटर की अपॉइंटमेंट यानी वो करेंगे, लाजमी है, कंपलसरी है। यानी इनकॉर्पोरेशन से लेकर यानी अभी तक तो 30 डेज, 40 डेज, 50 डेज या 60 डेज। तो इनका यानी कंपनी जब इनकॉर्पोरेट की जाती है तो डायरेक्टर्स विद इन 60 डेज ऑडिटर की वो सिलेक्शन करेंगे, इसका ये मतलब है। 465। इफ डायरेक्टर्स और फेल्ड, अगर डायरेक्टर ने ऑडिटर की अपॉइंटमेंट नहीं कर ली, वो फेल हो गए, एंड कैन नॉट अपॉइंट द ऑडिटर विद इन 60 डेज, और 60 दिनों में यानी ऑडिटर को वो अपॉइंट नहीं किया, फिर क्या होगा? शेयर होल्डर विल अपॉइंट हिम विद इन, फिर शेयर होल्डर यानी ऑडिटर अपॉइंट यानी वो शेयर होल्डर अपॉइंट करेंगे ऑडिटर को। तो क्या मतलब है? विद इन यानी कितने दिनों में शेयर होल्डर यानी कर सकते हैं? विद इन 60 डेज, 80 डेज, 100 डेज, 120 डेज। तो 120 दिनों में यानी कि अंदर अंदर शेयर होल्डर ऑडिटर का वो सिलेक्शन यानी करेगा, इसका ये मतलब है। 466। इफ बोथ डायरेक्टर एंड शेयर होल्डर और फेल्ड, अगर दोनों फेल हो गए, शेयर होल्डर ने भी अपॉइंटमेंट नहीं की और शेयर होल्डर ने भी यानी डायरेक्टर ने भी और शेयर होल्डर दोनों ने ऑडिटर की अपॉइंटमेंट नहीं की, टू अपॉइंट द ऑडिटर, फिर क्या होगा? हर जगह विल अपॉइंट हिम, फिर कौन डायरेक्टर को यानी ऑडिटर को कौन अपॉइंट करेगा? सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, थ्रू स्टॉक एक्सचेंज, या SECP, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान। तो सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान यानी ऑडिटर की सिलेक्शन अपॉइंटमेंट फिर वो करेगा अगर शेयर होल्डर और डायरेक्टर दोनों फेल हो गए। 467। द डायरेक्टर में फिल एनी कैजुअल वैकेंसी इन द ऑफिस ऑफ एन ऑडिटर खाली जगह ऑफ इट्स अगेंस्ट। इसका मतलब यह है कि जब कोई यानी ऑडिटर की ऑफिस में कोई वैकेंसी
यानी आती है कोई वैकेंसी, यानी कोई बंदा है वो ट्रांसफ़र हो गया, वो वफात पा गया, वो रिटायर हो गया, तो वैकेंसी आ गई ऑडिटर यानी कि ऑफिस में एक पोस्ट खाली हो गया। फिर जो डायरेक्टर है वो यानी एम्प्लॉइज़ को अपॉइंट करेगा विद इन कितने दिनों में। ऑडिटर के ऑफिस में कोई पोस्ट खाली हो गया, फिर डायरेक्टर इस पर भर्ती करेगा कितने दिनों में, विद इन 30 डेज, विद इन 60 डेज या विद इन 90 डेज। तो विद इन 30 डेज ऑफ इट्स अकरेंस ऑफ द वैकेंसी डायरेक्टर में फिल इट, यानी जो डायरेक्टर इस पर यानी अपॉइंटमेंट करेगा, यानी भर्ती करेगा दूसरे बंदे को। 468 ऑडिटर इज़ ए खाली जगह वॉचमैन वॉच डॉग। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ है, ये अक्सर टेस्ट में आता है ये एमसीक्यूज़ के ऑडिटर इज़ है। तो अक्सर इसमें स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं, वो वॉचमैन लगाते हैं। ऑडिटर ये एक यानी प्रोवर्ब है कि ऑडिटर इज़ ए वाइट डॉग एंड नॉट ए ब्लड हंड। इसका मतलब यह है कि ऑडिटर जो है वो वॉच डॉग है, वो यानी जो पहरा देने वाला जो कुत्ता है, जो डॉग है, यानी वो है, ना के ब्लड हंड, ना के शिकारी कुत्ता। यानी पहरा देने वाला कुत्ता है, शिकारी कुत्ता नहीं है। यानी वो अपने जेब के लिए शिकार नहीं करेगा, बल्कि शेयर होल्डर के लिए, यानी जो ओनर के लिए, स्टेक होल्डर के लिए जो वेल्थ है, यानी उसकी वो वॉच करेगा, यानी केयरफुल उसको, यानी केयरफुली वो चेकिंग करेगा। तो ऑडिटर किया है वो वॉच डॉग है एंड नॉट ए ब्लड हंड, शिकारी कुत्ता नहीं है। तो ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। 469 डूइंग लॉफुल वर्क इन अनलॉफुल मैनर। इसका मतलब यह है कि कोई कानूनी काम है, आप इसको गैर कानूनी तरीके से करते हैं, तो इस अमल को कहते हैं थीमिंग, लीडिंग, मिसफीरेंस। तो कानूनी काम को गैर कानूनी तरीके से करना ये नेग्लिजेंस है, केयरलेसनेस है या फ्रॉड है, तो इसको कहते हैं मिसफीरेंस। इसके बाद है 470 इफ ऑडिटर इज फुली सेटिस्फाइड ही इशूज। अगर ऑडिटर ने चेकिंग कर ली, जो फाइनेंशियल डेटा है यानी चेकिंग कर लिया, कंप्लीट कर लिया, अब वो फुली सेटिस्फाई हो गया कि इसमें गलतियां नहीं है, फ्रॉड नहीं है, जो रिकॉर्ड इसने मेंटेन किया है यानी ये बिल्कुल सही मेंटेन किया है, फ्रॉड और गलतियां इसमें नहीं है, तो ऑडिटर ओपिनियन पेश करेगा इसके बारे में। तो इस ओपिनियन को कहते हैं क्वालिफाइड ओपिनियन, ऑन क्वालिफाइड ओपिनियन। तो यहाँ पर स्टूडेंट यानी कंफ्यूज होते हैं कि चूँकि ऑडिटर फुली सेटिस्फाई हो गया तो ये क्वालिफाइड ओपिनियन है, यहाँ पर ये नाम नहीं है। ऑन क्वालिफाइड ओपिनियन, जब ऑडिटर मुकम्मल तौर पर सेटिस्फाई होगा तो वो जो ओपिनियन इशू करेगा, सेट करेगा, इस ओपिनियन को यहाँ पर टेक्निकली नाम दिया गया है, वो क्या है, वो अनक्वालिफाइड ओपिनियन है, इसका ये मतलब है। तो बी ऑप्शन इज राइट वन। 471 इफ ऑडिटर इज नॉट सेटिस्फाइड फुली ही इशूज। अगर ऑडिटर फुली यानी 100% वो सेटिस्फाइड नहीं हो गया रिकॉर्ड से, यानी गलतियाँ थी रिकॉर्ड में, यानी फ्रॉड भी यानी पा लिया, मुख्तलिफ जो किस्म के गलतियाँ थी रिकॉर्ड में, यानी अकाउंटिंग में, जो यानी एरर ऑफ ओमिशन है, एरर ऑफ कमीशन है, इसके अलावा और भी रिकॉर्ड में गलतियाँ थी, केस बुक में थी, बैलेंस शीट में थी, इनकम स्टेटमेंट में थी, कैपिटल और रेवेन्यू, ये इसके में जो यानी डिफरेंसेस है, रिकॉग्निशन है, इसमें गलतियाँ थी, मुख्तलिफ गलतियाँ थी। तो इसकी वजह से यानी ऑडिटर इज़ नॉट सेटिस्फाइड फुली, ऑडिटर रिकॉर्ड से, अकाउंटिंग रिकॉर्ड से मुकम्मल तौर पर वो सेटिस्फाइड नहीं हो गया। अब जब नहीं हो गया मतलब यह है कि उसने गलतियाँ नोट की, फिर इसके बाद वो ओपिनियन देगा, राय देगा, ओपिनियन इशू करेगा। तो इस ओपिनियन को कहते हैं क्वालिफाइड ओपिनियन, अनक्वालिफाइड ओपिनियन। तो जब वो मुकम्मल तौर पर सेटिस्फाइड नहीं होगा तो ओपिनियन देगा, तो इसको कहते हैं क्वालिफाइड ओपिनियन। 472 इफ़ ऑडिटर इज़ फुली सेटिस्फाइड ही इशूज। अगर ऑडिटर फुली सेटिस्फाइड हो जाता है, रिकॉर्ड 100% कंप्लीट है, गलतियाँ नहीं है, फ्रॉड नहीं है,
सारा रिकॉर्ड ठीक है तो वो रिपोर्ट तैयार करता है। तो वो जो रिपोर्ट तैयार करता है इस रिपोर्ट को क्या कहते हैं, क्लीन रिपोर्ट, अनक्वालिफाइड रिपोर्ट, क्वालिफाइड रिपोर्ट या डी, ए एंड बी। तो जब ऑडिटर फुली सेटिस्फाइड हो जाएगा फिर इसके बाद जो वो रिपोर्ट तैयार करता है तो इसको कहते हैं क्लीन रिपोर्ट भी कहते हैं, अनक्वालिफाइड रिपोर्ट भी कहते हैं। तो ये जो डी ऑप्शन है ए एंड बी यानी क्लीन रिपोर्ट भी है और अनक्वालिफाइड रिपोर्ट भी है, तो ये जो डी ऑप्शन है ये राइट वन है। अगर वो 100% सेटिस्फाई नहीं हो गया फिर वो जो रिपोर्ट तैयार करेगा, इशू करेगा, इसको कहते हैं क्वालिफाइड रिपोर्ट, क्वालिफाइड रिपोर्ट। इसके बाद है 473, कहता है व्हेन द डिसएग्रीमेंट इज सो मटेरियल। इसका मतलब यह है कि जब गलतियाँ थी वो बहुत ज़्यादा थी, मटेरियल थी, यानी डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को वो इफेक्ट करती थी। अगर डिसएग्रीमेंट सो मटेरियल है, गलतियाँ बहुत ज़्यादा है, फ्रॉड बहुत ज़्यादा है इन दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अगर डिसएग्रीमेंट यानी मटेरियल है, गलतियाँ फ्रॉड बहुत ज़्यादा है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, फिर ऑडिटर क्या करता है, ही इशूज, वो इशू करता है ओपिनियन को। तो इस ओपिनियन को कहते हैं एडवर्स ओपिनियन, बैड ओपिनियन या नन। तो इस ओपिनियन को कहते हैं एडवर्स ओपिनियन, यानी अगर डिसएग्रीमेंट बहुत ज़्यादा थी, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को इफेक्ट करती है और फाइनेंशियल स्टेटमेंट में बहुत ज़्यादा गलतियां हैं, मिस्टेक है, फ्रॉड है, तो इस हालत में जो ऑडिटर ओपिनियन इशू करेगा तो इस ओपिनियन को कहते हैं एडवर्स ओपिनियन। कास्ट ऑडिटर सबमिट्स द रिपोर्ट टू, जो कास्ट ऑडिटर है, जो कास्ट रिलेटेड जो इंफॉर्मेशन है वो सिर्फ इसकी यानी ऑडिट करता है, चेकिंग करता है। फिर जब वो चेकिंग करता है सिर्फ कास्ट रिलेटेड इंफॉर्मेशन, फिर वो रिपोर्ट तैयार करेगा। फिर ये रिपोर्ट किसको सबमिट करेगा, सीईओ को, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर को, मैनेजमेंट को, शेयर होल्डर को या आल को। तो वो सिर्फ मैनेजमेंट को ये रिपोर्ट यानी वो सबमिट करेगा। इसके बाद है यानी 475 कहता है फाइनेंशियल ऑडिटर सबमिट्स द रिपोर्ट टू, जो फाइनेंशियल ऑडिटर है, जो सारा जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, इनकम स्टेटमेंट है, बैलेंस शीट है, कैश फ्लो स्टेटमेंट है, रिटेन अर्निंग स्टेटमेंट है, जो अदर फाइनेंशियल डेटा है, यानी ये डेटा जो अब वो चेक करता है, ऑडिट करता है, तो वो जो रिपोर्ट तैयार करता है तो ये रिपोर्ट किसको यानी वो सबमिट करेगा। इसका ये मतलब है मैनेजमेंट को, शेयर होल्डर को या सीईओ को, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर को, तो वो सबमिट करेगा। फाइनेंशियल ऑडिटर विल सबमिट द रिपोर्ट टू शेयर होल्डर, बी ऑप्शन इज राइट वन। इसका ये मतलब है। 476 द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट इज, या मेन या यहाँ पर है प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट इज। तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड यानी एमसीक्यूज है, ऑब्जेक्टिव है। मेन ऑडिट का जो मेन ऑब्जेक्टिव है ये है कि टू शो फेयरनेस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में यानी फेयरनेस शो करे कि इसमें गलती और फ्रॉड नहीं है, बिल्कुल राइट है, दुरुस्त है, ये शो करे, ये भी ठीक है। टू कंट्रोल एरर एंड फ्रॉड, ये भी ठीक है। टू डिटेक्ट एरर एंड फ्रॉड, ये भी ठीक है। और आल अब ये एमसीक्यूज अगर इस तरह थी कि फॉर एग्जाम्पल ये भी है टू शो फेयरनेस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, टू कंट्रोल एरर एंड फ्रॉड्स, टू डिटेक्ट एरर एंड फ्रॉड्स, और ये डी है आल। तो इस हालत में ये आल क्या है, डी ऑप्शन इज अ राइट वन। इस हालत में ये आल ठीक है। लेकिन अगर इस तरह थी कि मेन या प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट इज टू शो फेयरनेस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कंट्रोल एरर एंड फ्रॉड, डिटेक्ट एरर एंड फ्रॉड्स, इस तरह ये आल नहीं है। तो इन तीनों में यानी ये जो चौथा ऑप्शन है डी, ये नहीं है। तो इन तीनों में कौन सा मेन ऑब्जेक्टिव है, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है ऑडिट का। अगर इस तरह थी यानी आल नहीं थी तो हम इस हालत में क्या करेंगे, तो इस हालत में जो ए ऑप्शन है टू शो द फेयरनेस ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो इस हालत में जो ए ऑप्शन है ये राइट होगा, ए राइट होगा। लेकिन अगर डी ऑप्शन बी है और इसमें आल है तो ये क्या है, ये आल राइट वन है। 477 ऑडिट सैम्पलिंग यूज्ड बाय, ऑडिट सैम्पलिंग यानी इस्तेमाल की जाती है फाइनेंशियल ऑडिटर, कॉस्ट ऑडिटर बोथ। तो ऑडिट सैम्पलिंग यूज्ड बाय फाइनेंशियल ऑडिटर एंड नॉट बाय कॉस्ट ऑडिटर।
दी फ्लो चार्ट्स मेथड ऑफ इंटरनल कंट्रोल यूज्ड फॉर, जो फ्लो चार्ट मेथड है जिसमें हम मुख्तलिफ जो ग्राफ बनाते हैं, चार्ट बनाते हैं, ताकि हम जो अकाउंटिंग जो डेटा है हम वो यानी रिकॉर्ड करते हैं ताकि हम एनालिसिस करें अपनी सहूलत के लिए। तो ये कहता है कि जो फ्लो चार्ट मेथड है इंटरनल कंट्रोल में, ये हम किस के लिए इस्तेमाल करते हैं, अकाउंटिंग सिस्टम वर्किंग के लिए या ऑडिट सिस्टम वर्किंग के लिए। तो ये हम अकाउंटिंग सिस्टम वर्किंग के लिए फ्लो चार्ट मेथड हम इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद है 479। तो ये कहता है Kalman worksheet that facilitates the accounting analysis is called। जब हम यानी ऑडिट करते हैं तो फिर हम कुछ यानी शीट बनाते हैं, यानी टेबल बनाते हैं, ताकि हम जब अकाउंटिंग में जो डेटा है यानी जो फाइनेंशियल रिकॉर्ड है वो हम एनालिसिस करेंगे, फिर यानी इस शीट के ज़रिए, इस टेबल के ज़रिए हम यानी सहूलत से अकाउंटिंग डेटा में हम एनालिसिस कर सकते हैं, चेकिंग कर सकते हैं, कंपैरिजन कर सकते हैं। तो ये कहता है कि ये जो शीट है, इस कालमर्क वर्कशीट, इस टेबल को, इसको क्या कहते हैं, ऑडिट सैम्पलिंग, चेकिंग या ऑडिट शेड्यूल। तो इसको कहते हैं ऑडिट शेड्यूल। ये जो शीट है या टेबल है हम अकाउंटिंग में एनालिसिस यानी सहूलत के लिए हम बनाते हैं एडवांस में, तो इसको कहते हैं ऑडिट शेड्यूल। 480 चेकिंग द एरिथमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ जर्नल एंड लेजर इज कॉल्ड, यानी ऑडिट में हम जर्नल और लेजर की एरिथमेटिकल एक्यूरेसी चेक करते हैं। यानी ऑडिट में एक तो अकाउंटिंग में हम यानी इसके लिए हम ट्राई बैलेंस बनाते हैं ताकि हम एरिथमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ द लेजर अकाउंट ये चेक कर रहे हैं, और यहाँ पर हम ऑडिट की बात करते हैं कि जर्नल और लेजर की एरिथमेटिकल एक्यूरेसी, यानी हम टोटल फिगर, हम टोटल अमाउंट हम यानी काउंट करते हैं। तो इस अमल को यानी हम टोटल चेक करते हैं, हम चेकिंग करते हैं। तो इस अमल को कहते हैं टेस्ट चेकिंग, फुल चेकिंग या रूटीन चेकिंग। तो इस अमल को कहते हैं रूटीन चेकिंग। जर्नल और लेजर में हम एरिथमेटिकल एक्यूरेसी, सिर्फ हम डेटा फिगर चेक करते हैं, तो इसको कहते हैं रूटीन चेकिंग। When the auditor select a series of continuous item in the data is called, यानी ऑडिटर जो होता है वो यानी जो डेटा तो बहुत ज़्यादा तादाद में यानी मुख्तलिफ जो किताबें हैं, मुख्तलिफ एंट्रीज़ यानी मुख्तलिफ किताबों में रिकॉर्ड की जाती है, तो हम सारे एंट्रीज चेक नहीं कर सकते, तो हम यानी सैम्पलिंग करते हैं, हम यानी सिलेक्शन करते हैं, कुछ को सेलेक्ट करते हैं चेकिंग के लिए और कुछ को छोड़ते हैं। तो ये कहते हैं कि जब हम सेलेक्ट सीरीज ऑफ कंटिन्यूस आइटम ये हम सेलेक्ट करते हैं चेकिंग के लिए, तो इस सैम्पलिंग को कहते हैं टेस्ट सैम्पलिंग, जीरो सैम्पलिंग, ब्लैक सैम्पलिंग। तो जब हम सीरीज ऑफ कंटिन्यूस आइटम को चेक करते हैं तो इसको कहते हैं ब्लैक सैम्पलिंग। फिर कहता है 482 कंपनी कैन रिमूव ऑडिटर बाय स्पेशल रिजोल्यूशन ऑफ मेजॉरिटी, यानी जो कंपनी में जो डायरेक्टर है जब वो यानी कोई ऑडिटर है, इसमें कोई डिफेक्ट है, गलती है, अब वो इसको रिमूव करता है कंपनी, तो वो कंपनी क्या करेगी, स्पेशल रिजोल्यूशन यानी करारदाद पास करेगी, और यानी फिर मेजॉरिटी इसमें क्या होगी, यानी 2/3, 3/5, 4/5 या 3/4, यानी जो मेजॉरिटी है यानी 4 में से 3 जब ये कहे कि बिल्कुल हम इसको रिमूव करेंगे, जब 4 बंदों में से 3 बंदे ये कहे कि इस ऑडिटर को बिल्कुल रिमूव करना चाहिए, तो हम यानी कंपनी ऑडिट को रिमूव कर सकती है। तो स्पेशल रिजोल्यूशन जो रेशो है, जो मेजॉरिटी जो रेशो है वो 3/4 है।